प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शहीदों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने मौन रखा है। गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ मंगलोर की जनता का भी आभार जताया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का भी विरोध किया है गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के बयान का भी विरोध किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को गुमराह कर रहे हैं, यह आरोप लगाया है। तो आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि यहां पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री के बयान का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाया जा रहा है वो गलत है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पर अभी कुछ ही दिन पहले स्थिति स्पष्ट की थी। तो यहाँ पर गणेश गोदियाल ने कई आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही शहीदों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मौन रखा गया। गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता का भी आभार जताया कि दोनों उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को जिताया, ऐसे में आभार जताया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास का विरोध किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, हालांकि सरकार ने ये चीजें स्पष्ट की हैं कि इसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस लगातार हमलावर है कि केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए, तो ऐसे में कांग्रेस हमलावर है। और यही वजह है कि यहाँ पर गणेश गोदियाल, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, उन्होंने अब यहाँ पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो स्थिति स्पष्ट की थी उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है। देहरादून के माल देवता में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जिसमें सीएम धामी समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व की शुरुआत आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के स्मरण में 5 पौधे लगाकर की गई है। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा में अग्निकांड में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं कल हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान दिए शेर की खाल में छिपे भेड़िए के बयान पर सीएम ने कहा कि जो लोग प्रदेश में अफवाह फैलाना चाहते हैं उन्हें आगाह करना चाहते हैं। हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रकृति के पूजन का एक महापर्व है। और इस पर्व पर हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे, पौधों को रोपित करेंगे। और आज के दिन, आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे। और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर, जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया। और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें, जिससे कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियां उन सब का स्मरण कर पाए, उनको अपने स्मरण में रख पाए, उनसे प्रेरणा लेकर देश की सेवा कर पाएँ। बहुत ही उनका जो बलिदान है, जो उनकी इस प्रकार से जो उनका जीवन हमारे बीच में नहीं रहा, निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो भी हमारे स्मरण में रहे। और ये हमको याद दिलाता रहेगा कि हमको वनाग्नि है, हमारे राज्य में होने वाली आपदाएं, उनके प्रति किस प्रकार से काम करना है। और हर वर्ष हम उनको स्मरण करके जो होने वाली जो आपदाएं हैं, होने वाली जो हमको चुनौतियां हैं, उनसे हम निपट पाएं और हमारे सभी लोग उनका नाम भी अपने स्मरण में रख पाएं। अब हम लोगों ने ये तय किया है कि अब राज्य के अंदर हम जो भी विकास का मॉडल बनाएंगे उसमें इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों ही होंगी, दोनों का बैलेंस करते हुए और दोनों का एक सामंजस्य बनाते हुए हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमारे समाज को, हमारे लोगों को, प्रदेश के लोगों को तमाम तरीके से भ्रामक बातें करते हैं, तमाम प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, किसी न किसी रूप में लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसे लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं, जो तमाम तरीके से राज्य को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को तूल देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है, मंदाकिनी सरस्वती के तट पर, उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहे,
सीएम धामी ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद हरेला पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी और सभी से पेड़ लगाने की अपील भी की है। सर्वप्रथम अतिथियों की हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का भी हम सबको बोध करवाता है, स्मरण करवाता है कि आखिर प्रकृति के साथ किस प्रकार से हमने समन्वय बनाना है, किस प्रकार प्रकृति के साथ आगे बढ़ना है। हमारी सनातन संस्कृति में युग युगांतर से प्रकृति को मां के रूप में पूजने और उसका संरक्षण करने की परंपरा रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी पंच तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो इन सभी तत्वों का संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी वृक्षों से है। और अगर वृक्ष नहीं होंगे, अभी उमेश शर्मा काऊ जी जब बोल रहे थे तो आप लोगों ने सुना होगा, वो कह रहे थे कि पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री और 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरणों से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो वो राज्य, हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। माँ गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहाँ से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली
ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2-2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं, विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम। गदरपुर तहसील परिषद में लोक पर्व हरेला उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारी सभी मौजूद रहे। साथ ही सभी कर्मचारियों ने एक पेड़ मां के नाम लगाया। वहीं हरेला पर्व पर बोलते हुए गदरपुर तहसीलदार ने कहा कि हरेला एक लोक संस्कृति का पर्व है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर सभी ने एक पेड़ मां के नाम लगाया और सभी इसका पालन पोषण भी करेंगे। को आज हरेला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। हरेला हमारा पहाड़ी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जहां पर पेड़ों को लगाना एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो कि आज की परिस्थितियों में ग्लोबल वार्मिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप सभी को पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य प्राप्त हो सके। सभी उस पेड़ को न केवल लगाएं वरन उसको पालना भी है, उसके साथ उसको देखना है, उसकी प्रॉब्लम्स जो भी हो रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है, लेकिन उसको अपने संरक्षण में रखना है। मलारी पुल के पास गिरते पत्थरों के बीच मलबे में दबे मजदूर का एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। इसके बाद टीम ने भारी बारिश के बीच मलबे को हटाया और घायल मजदूर को अस्पताल पहुंचाया है। दरअसल पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया कि 2 व्यक्ति मारवाड़ी पुल के पास मलबे में दबे हुए हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम जरूरी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाँ, उधर को दबाओ। लखनऊ के कई नगरों में जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। आपको बता दें, बड़ी खबर, कुकरेल नदी को लेकर सीएम कार्यालय का ट्वीट डिलीट। बुलडोजर कार्रवाई रोकने का ट्वीट डिलीट हुआ। पहले हुआ था सीएम कार्यालय से कार्रवाई रोकने का ट्वीट। तो पंतनगर, रहीम नगर में कार्रवाई रोकने का था पोस्ट। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के संबंध में अभी कोई आदेश नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम कार्यालय से कार्रवाई रोकने का ट्वीट पहले हुआ था, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पंतनगर, रहीम नगर में कार्रवाई रोकने का पोस्ट किया गया था। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई रोकने के संबंध में अभी कोई आदेश नहीं हुआ है। तो बुलडोजर कार्रवाई रोकने के संबंध में कोई आदेश नहीं हुआ। लखनऊ के कई नगरों में बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुकरेल नदी को लेकर सीएम कार्यालय का ट्वीट डिलीट किया गया। हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, और क्या कुछ जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है? ट्वीट डिलीट किया गया है, इसको लेकर क्या अभी तक चीजें स्पष्ट हुई हैं? देखिए, अभी सीएम योगी के हैंडल से ये ट्वीट था और उसको डिलीट किया गया। फिलहाल अभी इस विषय पे कोई जो बड़ा अधिकारी है उसने बोलने से भी मतलब किसी का कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन ये तो तय है कि जो आशियाने उजड़ रहे थे, जिस पर ऐसा लग रहा था कि
बुलडोजर चल जाएगा और लोग जो है वहां पर निराश हो गए थे, उन लोगों के लिए फिलहाल अभी खुशी की लहर है। हो सकता है कि जो योगी सरकार है उसमें कुछ तब्दीली करे या फिर उनके रहने की उचित व्यवस्था करने के बाद उस जगह को खाली कराया जाए। अभी तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी निकल कर सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल इस विषय में अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अब ठीक कह रहे हैं कि अगर इसको ऐसा समझा जा सकता है कि अगर ट्वीट किया है, अगर उसको हटाया गया तो कुछ अपडेट इस पर किया जा रहा होगा और बहुत जल्दी अपडेट भी कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है ये दूसरा कार्यकाल है और मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कभी किसी गरीब का घर उजाड़ दिया गया हो। हाँ, लेकिन जो तमाम ऐसे लोग हैं जो काफी दिनों से सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को हटाना भी कानून के दायरे में संविधानिक तरीके से आता है और ऐसे लोगों को हटाया जाता है। तो पूरा यह प्रकरण है, इसको हो सकता है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको समझ रहे हों और समझने के बाद इस पर एक ठोस निर्णय लें। तब तक के लिए फिलहाल ट्वीट को डिलीट किया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर अभी फिलहाल खुशी और मतलब खुशी का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपने ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद इस पर देख रहे होंगे और जो भी उनकी जो कार्य करने का तरीका है उसी तरीके से काम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। रायबरेली एम्स जाने वाली मुख्य सड़क का हाल बेहाल है। राहगीर किसी तरह से इस सड़क से आवाजाही कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसी सड़क से कांवड़ यात्री भी अपना सफर तय करेंगे। दरअसल लखनऊ प्रयागराज हाईवे से एम्स रायबरेली जाने वाली डलमऊ रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा है। कार्य शुरू होने से पहले एम्स तक जाने वाली मुंशीगंज कस्बे की सबसे पुरानी सड़क को ठीक करवाना था, लेकिन जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क को ठीक नहीं कराया और अब लोगों को इसी खराब सड़क से सफर करना पड़ रहा है। आगामी सावन मेला है और जो कांवड़ यात्रा है उसके दृष्टिगत सारी तैयारियां निरंतर की जा रही हैं, जिसका प्रमुख अंग है जो हमारी सड़कें हैं उनका जहां पर भी आवश्यकता है वहां पर रिपेयर हो जाए। एम्स वाली जो सड़क आप बता रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और उसके संबंध में भी निर्देशित किया गया है कि उसको रिपेयर कर दिया जाए और ये कार्य भी शुरू हो गया है। इसको निरंतर इसकी निगरानी करके करवा दी जाए। सिद्धार्थनगर में बारिश के चलते यहां पर भी काफी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई, जिससे जिले की लगभग आधी आबादी प्रभावित है। जिले में छोटी बड़ी कुल 7 नदियां लगभग हर साल बरसात के मौसम में उफान पर आकर तबाही मचाती हैं। जिले की सबसे बड़ी नदी राप्ती को छोड़कर बाकी सभी का सीधा संपर्क हिमालय से है, जिनमें पड़ोसी देश नेपाल के रास्ते पानी आता है, तो राप्ती में भी पहाड़ी दर्रों से ही पानी आता है। वहीं जमीनी हकीकत जानने के लिए एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत भी की है। जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के उसका ब्लॉक अंतर्गत एक गांव में खड़े हैं। आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ पानी ही पानी है, कहीं ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना कोई खेत दिख रहा है। पीछे ही एक विद्यालय की भवन है जो आधी बुरी तरह से पानी में डूबी हुई है। ये बूढ़ी राप्ती का जल स्तर है जो गांव वालों ने बताया कि ये आज थोड़ी सी स्थिर है, इससे पूर्व ये लगातार बढ़ रही थी। गांव से हटकर एक ऊंची जगह है जहां पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या आज बाढ़ यहां पर इतने दिनों से है, प्रशासन की तरफ से इनको कोई सुविधाएं दवाएं कुछ मिली या नहीं मिली। हम सीधा इन्हीं से जानना चाहेंगे। काका का नाम? रामविलास। कहाँ कौन गाँव के रहे वाला? अजगरा के रहने वाले हैं। काका कै दिन से बाढ़ की स्थिति बनल है? अब लगभग भैया 8-9 दिन हो गए। मजे 8-9 दिन हो गए। हाँ। ये बीचे आप लोगन के कोनो दवाई या फिर खाना पानी कोनो व्यवस्था? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अच्छा, आवे जावे खातिर का व्यवस्था? आवे जाए के लिए व्यवस्था बनल बा, बाकी कुछ कमी पड़ता बहने का और आ जाए तो तरीके सुविधा हो जाए। हाँ। तो ये 8-10 दिन से आप लोग कैसे आवे जाते हो? थोड़ा अबले निपके लग रहा भैया। ये जमीनी हकीकत है। जो लोग
बाढ़ में या जो लोग सूखे में रहते हैं, जो किसान को अन्नदाता कहा जाता है, और आज किसान बाढ़ के इस तबाही में उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम सोशल प्लेटफॉर्मों पर मात्र 2 या 3 केला उठा के देते हैं, तब भी 6 लोग मिलकर 3 केले उठाते हैं और ये कहते हैं कि मैंने बाढ़ में लोगों की मदद की। आज इन लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है, लेकिन 8-9 दिन के बाद एक न्याय आया है, यानी इनका जो कहना है, यानी आज तक ये लोग पानी में घुस के आना जाना हुआ। फिलहाल ज़मीनी हकीकत जो है वो आपके सामने है। सरकार भले ही दावे करे कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, मिलता क्या है? सिर्फ कागजी आंकड़े और सब भूल भुलैया। कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश कुमार, एचएनएन न्यूज़, सिद्धार्थनगर। कन्नौज में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रशासन ने पशुओं में होने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए यहां पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। शासन के निर्देश पर खुरपका मुंहपका रोग से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इस मौके पर डीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में 5,90,000 दुधारू पशुओं के टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फैलती है और उसमें जो है जानवर काफ़ी परेशान रहता है, दूध भी उसका उत्पादन घट जाता है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए टीका निःशुल्क पशुपालन विभाग के ओर से ये लगाया जा रहा है। तो बरसात के मौसम में अपना जो भी लाइव स्टॉक है, जो दुधारू हमारा ये पशु है, गौवंश हैं, इनको बचाने के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य है, इसमें इससे अधिक से अधिक सबको लाभ उठाने की आवश्यकता। उधर रामपुर में 2 पेपर सॉल्वर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि दोनों आरोपी फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, जो कि सीआरपीएफ में भर्ती के लिए परीक्षा में पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने इनपुट पर सीआरपीएफ के डीआईजी ने दोनों को फर्जीवाड़ा करते हुए दबोच लिया। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया है। देखिए, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रामपुर पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती प्रक्रिया बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट और अन्य ट्रेड टेस्ट से संबंधित है। इसकी लिखित परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है। स्थानीय पुलिस को जानकारी मिली कि इस संबंध में लोगों के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस जानकारी पर एक सुधांशु यादव नामक अभ्यर्थी जो ग्रुप सेंटर के बाहर था, जब उसको पकड़ा गया और उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि सुधांशु के स्थान पर पूर्व में लिखित परीक्षा में ब्रिजमोहन नाम का व्यक्ति सम्मिलित हुआ था और वही ब्रिजमोहन आज ग्रुप सेंटर के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट और अन्य टेस्ट में सम्मिलित हो रहा है। मऊ में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर इसी अभियान के चलते पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, जहां पुलिस एसओजी और स्वाट टीम ने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वहीं अभियुक्त के पैर में गोली लगने की वजह से घायल को, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से अवैध हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मीरपुर रहीमाबाद में फायरिंग करने वाले एक आरोपी सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से कराह की तरफ जा रहा है। जैसे ही वह मोटरसाइकिल सवार पुलिस चौकी कराह की पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया और वो सीधा लग्गूपुर जहानागंज बॉर्डर की तरफ भागा। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा किया तो उसकी मोटरसाइकिल लग्गूपुर तिलस्वा मोड़ नहर पुलिया के पास अनियंत्रित होकर खेतों में गिर गई और पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे पुलिस की एक गोली उसके बाएं पैर में लग गई, जिससे वह आरोपी वहीं पर गिर पड़ा। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र के शिवपुरम में सरेरा सैलून संचालक के बेटे को दबंग ने लात घूंसों से पीटा। गुंडे की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंग आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों के साथ पहुंचा था और शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है।